जय हिंद, वेलकम टू माय चैनल जीसस एजुकेशन पॉइंट। देखिए बच्चे, मैं ना आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उससे पहले बेटा इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूं कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें, लेट्स कंटिन्यू। देखिए बच्चे, अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप सभी सबको पता है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, तो सीधा मुद्दे की बात करेंगे, शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करेंगे सो दैट आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए बेटा, सबसे पहले आपने एक वर्ड सुना था बेटा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। सुना है बेटा आपने? इलेक्ट्रिक करंट सुना है कभी आपने? बिल्कुल सुना होगा। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता क्या है? देखो बेसिकली होता क्या है, करंट का मतलब होता है फ्लो। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो यानी कि इसका जो एक फॉर्मूला बनता है वो ये आता है आपका, I इज जस्ट इक्वल टू Q अपॉन में T होता है, जहां पर Q का मतलब होता है बेटा क्या? चार्ज होता है। और आपको पता होना चाहिए बेटा, चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलम्स होती है। और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया था बेटा? कैपिटल C से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और T का मतलब सभी को पता है बेटा क्या होता है? टाइम होता है। टाइम की यूनिट तो बेटा बच्चे बच्चे सबको पता है, स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड्स होती है। और ये जो I है ये बताता है आपको किसके बारे में? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसकी यूनिट क्या? इसकी यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। और सिंबल क्या होता है? कैपिटल टी होता है। क्लियर? परफेक्ट, दैट्स गुड। ये हो गया बेटा करंट का फॉर्मूला कि हाउ कैन बी फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट। मींस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही क्या है? आपका करंट है। ठीक है, अच्छा। अब एक चीज और बेटा, अगर सपोज कीजिए मुझे बताना है कि एक पार्टिकुलर सर्किट के अंदर, सर्किट का मतलब क्या होता है? एक क्लोज्ड पाथ होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो करता है। ठीक है, सपोज कीजिए मैंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया और यहां लगा दी मैंने एक बल्ब। ठीक है जी। अब मैंने यहां पर एक बैटरी कनेक्ट कर दी। पता है बेटा आपको सिंबल्स बैटरी के, यह स्विच लगा दिया हमने यहां पर। अच्छा, एक ना इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहते हैं एमीटर। एमीटर एक बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज करके हम क्या मेजर करते हैं? करंट मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? करंट। तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए एमीटर क्या होता है। एमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट। करंट को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। और ये हमेशा बेटा कहाँ होता है? सीरीज कनेक्शन होता है, कनेक्टेड इन सीरीज। इन सीरीज, सीरीज में हमेशा हम एमीटर का कनेक्शन करते हैं। ओके, ये क्या करता है? करंट के अमाउंट को मेजर करता है कि एक पार्टिकुलर जो सर्किट है यानी कि क्लोज्ड जो पाथ आपका है। देखो आपको पता है बेटा, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शंस में, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, और एमीटर क्या करता है? करंट का अमाउंट बताता है कि एक्चुअल में सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। और करंट किसकी वजह से फ्लो करता है? चार्ज की वजह से फ्लो करता है। ठीक है, और एमीटर हमेशा बड़ा सीरीज में कनेक्टेड होता है। और एक बात और ध्यान रखनी है आपने, क्या ध्यान रखनी है? एमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है? आपकी लो होती है। क्या होती है इसकी रेजिस्टेंस? लो रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, ओके। मैं यहां पर सिर्फ आपको जो है ना शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए प्रॉपर्ली वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ बेटा, है ना? नोट्स आप पढ़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आता। परफेक्ट है, दैट्स गुड। करें आगे। ओके, तो ये बात तो समझ में आ गई बेटा आपको। एक और फॉर्मूला बेटा यहाँ पर आता है कि अगर मुझे बताना है कि सर्किट के अंदर टोटल कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा Q इज इक्वल टू N इंटू E। मतलब देखो, Q तो हो गया बेटा टोटल चार्ज, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है जी। N बताता है आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। और ये जो E डैश, E के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज दिखा रखा है ये क्या है? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि कितना होता है बेटा? ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स होता है।
ठीक है बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपसे मैं बोलूं कि एक कूलम्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो आप ऐसे निकाल सकते बेटा, यहां से आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम चार्ज के अंदर 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आप यहां से फाइंड आउट भी कर सकते हो डिवाइड करके। ठीक है, क्लियर, डन है यहां तक, परफेक्ट। अब बेटा यहां से एक चीज और आपने ध्यान रखनी है कि 1 एम्पियर में 10 की पावर 3 तो होता है बेटा मिली एम्पियर, और एक और चीज, और यही आपका होता है किसके बराबर में, 10 की पावर 6 माइक्रो एम्पियर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, माइक्रो एम्पियर के बराबर होता है। क्लियर ना बेटा? अच्छा देखो, सपोज कीजिए मैंने आपको ये एमीटर दे दिया इस तरीके से। ठीक है, आपको पता है एमीटर में इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से होता है, देखो ऐसे। सपोज कीजिए मैंने कहा मिली एम्पियर में मैं डेटा दे रहा हूं आपको, ये मैंने इसका वो बना दिया बेटा। ठीक है, सपोज कीजिए आपको यहां से स्टार्टिंग हो रही है, 0 पॉइंट है, ये 1 है, ये 2 है, नहीं ऐसे तो 0 हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2, ये 3, ये आपका 4 हो गया। क्लियर कि नहीं? अगर मैं इस पॉइंटर को यहां पर इंडिकेट कर दूं तो क्या आप बता सकते हैं बेटा रीडिंग कितनी आ रही है सेंटीमीटर में? बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? कितनी बेटा रीडिंग? ये आपका आ रहा है 2, 2 के बाद आपका यहां पर आ रहा है 5, यानी कि कितनी वैल्यू होगी बेटा, 2.5 मिली एम्पियर्स होगी। अच्छा, कभी कभार बेटा ऐसा डायग्राम दे देंगे और बोलेंगे कि लिस्ट काउंट निकालो। लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि मिनिमम जो आपकी वो होगी, मतलब एक जो डिवीजन आपका है ना वो कितने के बराबर। देखो बेटा, अगर ध्यान से देखा जाए यहां से लेके यहां तक कितने बेटा, 10 डिविजन है। तो 10 डिविजन हमारे किसके बराबर बेटा, आपका 1 मिली एम्पियर के बराबर है। तो इसका मतलब एक डिवीजन किसके बराबर होगा, 1 डिवाइड बाय 10, दैट मींस 0.1 मिली एम्पियर के बराबर होगा। क्लियर कि नहीं, है ना? तो ये होगी इसकी लिस्ट काउंट। क्या होगी ये, लिस्ट काउंट। परफेक्ट बेटा, क्लियर है, डन, दैट्स गुड। समझ आ रहा है, आ रहा होगा ना? ओके। अब दिक्कत बेटा, अगर मुझे ये रीडिंग बता रही थी तो मैं ऐसे तो बता सकता था 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5। तो 2.5 मिली एम्पियर जो है आपको ये इंस्ट्रूमेंट शो कर रहा है। ठीक रहेगी बात बेटा? ठीक है, तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया है। अगर आप इसको लिखना भी चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं बेटा वोल्ट मीटर की बात करते हैं, मींस पोटेंशियल डिफरेंस की। उसके बाद आगे फर्दर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक करंट तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसमें बड़ी इशू नहीं था उसमें ना। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, बात करते हैं किसकी बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस की। अब ये वर्ड आया कहां से, इसका मतलब होता क्या है? देखो ना, क्या नाम है इसका, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें बेटा हम बात करते हैं किसकी, वोल्टेज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, वोल्टेज की। ठीक है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि अगर सपोज कीजिए कोई भी आपके पास बैटरी है, ठीक है, तो बैटरी के आपको पता है दो टर्मिनल्स होते हैं, होता है पॉजिटिव, होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर मैं हाई पोटेंशियल से, जहां पर क्या है चार्ज का अमाउंट ज्यादा है, वहां से अगर मैं लो पोटेंशियल की तरफ लेकर के जाता हूं, किसको, किसको बेटा, चार्ज को, तो उसको ले जाने में कितना मैंने वर्क किया है, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल। समझ में बात आ रही कि नहीं? मींस अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मैं यहां मेंशन नहीं करूंगा, नोट्स में से आप पढ़ेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूं। बट देखो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज होता है। ठीक है, ये तो बेटा क्या है, वर्क डन है, इतना मैंने काम किया है। ठीक है, यूनिट क्या होती है बेटा इसकी, जूल्स होती है। सिंबल क्या होता है बेटा, जे होता है। ठीक है जी, क्यू आप सभी को पता है बेटा चार्ज होता है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है वोल्ट। होती है बेटा वोल्ट, किसकी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की। चार्ज की तो आप सभी को पता है बेटा कूलम्स होती है।
नॉट दिक्कत, वेरी गुड। लेकिन बेटा अगर मैं बात करूं कि मुझे 1 वोल्ट निकालना है, मतलब मुझे बताना है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 1 जूल्स वर्क करना पड़ रहा है टू कैरी 1 कूलम्स ऑफ चार्ज। समझो बात को, 1 वोल्ट का मतलब क्या है, 1 joules of work done to carry 1 coulombs of charge। ठीक है, तो इसका मतलब वोल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, जूल्स पर कूलम्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे किसी भी सर्किट में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो उसके लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट होगा, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है आपका वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए होता है यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्लियर, दैट्स गुड। अब एक बात और बेटा, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलली कनेक्ट होता है। जिस इंस्ट्रूमेंट की आप बात कर रहे हो ना बेटा, वोल्ट मीटर, वो हमेशा आपके पार्टिकुलर जो रजिस्टर होगा, मतलब जिस अप्लायंसेस की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, उसकी पोटेंशियल डिफरेंस अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये हमेशा क्या होगा, पैरेलल में कनेक्शन होगा, और इसकी जो रेजिस्टेंस होती है, मतलब करंट को जो रोकने की वो जो पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब हाई रेजिस्टेंस होती है। देखो, ऑलवेज कनेक्टेड कनेक्टेड पैरेलल। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात समझ में आ गई बेटा आपको। एक चीज और, इसकी क्या होती है, हाई रेजिस्टेंस होती है। तो बेटा हाई रेजिस्टेंस होती है। हाई रेजिस्टेंस क्यों होती है, तो बेटा सिंपल सी बात ये है, इसका मेन मकसद होता है हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल को मेजर करना। इसका काम ये नहीं कि बेटा अपने अंदर से करंट को पास ऑन करवाए। ठीक है, इसके अंदर से अगर करंट थोड़ा सा ही पास हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो सपोज कीजिए ये मेरे पास सर्किट है बेटा, ये बैटरी लगा दी मैंने, यहाँ मैंने स्विच लगा दिया, यहाँ मैंने एमीटर लगा दिया जो करंट को मेजर करेगा, यहाँ मैंने सपोज कीजिए कोई भी एक रजिस्टर लगा दिया, ऐसे सपोज कीजिए मैं सिंबल बना दिया इसका। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बेटा ए पॉइंट लूं और यहाँ पर मैंने एक बी पॉइंट ले लिया, क्लियर कि नहीं, वेरी गुड। अब मैं यहाँ लगाऊंगा बेटा इसके बिल्कुल पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा दूंगा। ठीक है, तो वोल्ट मीटर क्या करेगा, यहाँ पर जो करंट आ रहा है बेटा, करंट तो फ्लो कर रहा है क्योंकि सर्किट बिल्कुल क्लोज्ड है। ठीक है, तो यहां मेजर करेगा और देखेगा इसके अंदर जाने के बाद फिर यहां से टोटल जो डिफरेंस देखेगा, यहां आप देखिएगा पोटेंशियल कितनी है और यहां देखिएगा पोटेंशियल कितनी है, फिर उनका डिफरेंस फाइंड आउट करेगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है पोटेंशियल में। समझिए बात को। ठीक है, यानी के अंदर कितना पोटेंशियल जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कितना ये कंज्यूम कर रहा है। समझिए बात को, यानी कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है एक कूलम्ब चार्ज को जाने में, यहां से यहां तक जाने में। ठीक है, मतलब चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में कितना उसने वर्क किया है, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। या सुनो, क्लियर कि नहीं, तो यहां से बेटा ये चीज होती है, क्लियर। वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस भी हाई इसलिए होती है क्योंकि देखो बेटा करंट तो यहां से फ्लो करेगा इसमें से, अगर देखो बेटा रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो कुछ करंट बेटा यहां से फ्लो करना चल जाएगा आपका, है ना। ठीक है, ओके, तो उससे थोड़ा सा अमाउंट ऑफ करंट में फ्लक्चुएशन आ सकता है। क्लियर, दैट्स गुड, वेरी नाइस। क्लियर है बेटा यहाँ तक कॉन्सेप्ट, पक्का, कोई क्वेरीज है, नहीं है, चले आगे, वेरी गुड। अब बेटा जो आपके डायग्राम्स है, कौन से डायग्राम आपके क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम जो है, जैसे बल्ब को रिप्रेजेंट करना, रेजिस्टर को रिप्रेजेंट करना, वो तो बेटा आपको समझ में आ जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं ना, उसको डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको वो पूरा डीपली एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसकी एक सेपरेट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसको मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। ओके, चलिए, ये होगी बात खत्म। अब बेटा यहाँ से एक चीज और ध्यान रखनी है, एक चीज और ध्यान रखनी है आपने, सर्किट डायग्राम से बेटा आप सभी को पता है बल्ब को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उन सबको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, अब यहां से एक नया रूल आता है, वो आता है ओम्स लॉ। क्या था बेटा, ओम्स लॉ। यहां से बेटा क्वेश्चंस बनते हैं। अब ओम्स लॉ क्या कहता है, देखो समझो बात को। देखो बेटा, ओम्स जी का एक एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्या करा बेटा, एक नाइक्रोम की वायर ली। कौन सी वायर ली, नाइक्रोम की। अब नाइक्रोम की जो वायर होती है बेटा, बेसिकली वो क्या होती है आपकी, एलॉय होती है। क्या होती है, एलॉय। ठीक है, ये मिक्सचर होता है मेटल से, कौन से, एक तो निकल मेटल है इसमें आपका, क्रोमियम है, ठीक है, आयरन है,
मैंगनीज है। देखिए बच्चे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ऐसी वीडियो अगर आप चाहते हैं ना शॉर्ट्स में, तो मुझे कमेंट जरूर करके बताएं, ठीक है, सो दैट मैं आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करवा सकूं। ओके, ठीक है बेटा, क्लियर। तो इस तरीके से एलॉय होता है किसका, इन मेटल्स का, ठीक है। ओके, अब ओम्स का जो एक्सपेरिमेंट था ना बेटा, उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला, ओम्स ने एक लॉ दिया, वो क्या था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं आना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस is directly proportional to the electric current at constant temperature। ठीक है, मतलब टेम्परेचर में कोई भी वेरिएशन नहीं आना चाहिए, बिकॉज आपको पता होना चाहिए बेटा टेम्परेचर से भी पोटेंशियल्स और करंट पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब आप हटाते हैं ना, तो इसकी जगह पे बेटा कांस्टेंट इन्होंने लिया, वो है आर। मींस कहने का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट रहता है हमेशा। क्या रहता है, कांस्टेंट रहेगा फॉर अ पार्टिकुलर कंडक्टर। समझो बात को, अगर आप जो है किसी एक पार्टिकुलर अप्लायंसेस की बात कर रहे हैं तो उसकी एक पार्टिकुलर रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस तो बेटा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, चाहे उसमें वोल्टेज कितना भी चेंज करो या फिर करंट में कितना वेरिएशंस करो। ठीक है, तो ये जो आर है इसको उन्होंने वर्ड नाम दिया रेजिस्टेंस, विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट के फ्लो को क्या करता है, रोकता है। और उसकी यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट, वो होती है ओम। क्या होती है, ओम। और सिंबल ये होता है इसका। समझिए बात को, क्लियर, डन। देखो, ठीक है, मतलब जैसे कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को मैं चेंज करता हूं तो करंट का फ्लक्चुएशन आएगा ही आएगा, क्योंकि वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट का अमाउंट बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन इनका जो रेशियो होगा वो डेट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, उसे कहते हैं हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, क्लियर। और इनका जो बड़ा ग्राफ बनता है ना आपका, इसका करंट का और पोटेंशियल डिफरेंस का, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ देता है। क्या देता है बेटा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ देता है, ठीक है। और इसमें भी जो ये इस ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस के साथ वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अगर ये हमारे एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है, तो करंट के साथ बड़ा एंगल बन रहा है इसका कितने डिग्री का, थीटा बन रहा है। अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन कर दूं तो बड़ा क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है। देखो, अगर मैंने कहा सपोज कीजिए यहां से यहां तक जाने में इसको करंट लग रहा है आई नाम का, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस बी लग रहा है, तो क्या बेटा आप tan थीटा निकाल सकते हैं यहां से। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि v अपॉन में आई, और जो किसके बराबर होता है बेटा, आर के बराबर होता है कि नहीं। तो इसका मतलब जो वी आई ग्राफ है उसका स्लोप हमेशा क्या प्रोवाइड करेगा आपको, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टेंस। स्लोप वी आई ग्राफ विल गिव रेजिस्टेंस। क्या देगा, रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ये सारा बेटा नोट्स में अवेलेबल है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, उसको पढ़ लेना आप, बस इसको सुनने के बाद उसको पढ़ लेना जरूर। ठीक है, दैट्स गुड, परफेक्ट है बेटा। ठीक है, क्लियर है। यहां से क्वेश्चन आ जाता है, कभी कोई ग्राफ बनाने के लिए बोल देते हैं आपसे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जब न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा ना तब आपको और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो हम क्वेश्चंस करेंगे। डन, क्लियर, परफेक्ट है, गुड, दैट्स गुड। अब बेटा एक मैं यहां से एक जो कॉन्सेप्ट आपका आता है, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, ओके। ठीक बेटा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहां पर बेटा एक चीज और ध्यान रखनी है। देखो, अगर यहां पर मैं ऐसे करके बना करके बेटा आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि ये करंट है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ आपका यहां पर हो गया, अगर मैं यहां पर तीन स्लोप बना दूं जैसे R1 R2 R3 करके, R1 R2 और R3, ठीक है, अगर मैं पूछूं इन तीनों में से कौन सी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, तो आप क्या बताएंगे, जिसका एंगल करंट के साथ, जिसका एंगल करंट वाली जो एक्सिस है बेटा उसके साथ जितना बड़ा एंगल होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस आपका होगा। समझिए बात, यानी जितना एंगल थीटा आपका बड़ा होगा उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू, क्योंकि आपको पता है जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है टेंजेंट की वैल्यू भी आपकी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब R3 की जो रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी
ग्रेटर देन उसके बाद R2 की होगी, देन उसके बाद R1 की रेजिस्टेंस आपकी होगी। ठीक है की बात? ओके, समटाइम्स बेटा कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे भी दे देंगे, ऐसे देखो यहां पर V दे देंगे और यहां पर I दे देंगे, अब ऐसे बना के दे देंगे, बताओ बताओ किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है? तो आपने बेटा एक चीज ध्यान रखनी है, जहां पर करंट है करंट के अकॉर्डिंग देखना ना बेटा, एंगल कितना बड़ा है, तो करंट के अकॉर्डिंग बेटा ये वाला एंगल आपका बड़ा है R1 वाले का, तो इसका मतलब R1 की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, R2 की उससे कम होगी और R3 की सबसे कम होगी। ठीक है बेटा? ठीक है, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट होगा। देखो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। समझिए बात? क्लियर? अब आगे बढ़े बेटा। अब ना बेटा कुछ फैक्टर्स हैं जिनमें हमारी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, तो आगे बढ़ते हैं, जब तक इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए देखिए बच्चे, इतनी बात तो आप सभी को समझ में आ जाती है बेटा, है ना, ये कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ पे तो फिलहाल। अब बेटा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है कि रेजिस्टेंस जो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, आप देखो बेटा बात समझो ध्यान से। पहला फैक्टर होता है बेटा लेंथ पे डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर। ठीक है बेटा, देखो सिंपल सी बात, क्या अगर आप ना किसी भी वायर की लेंथ को अगर बढ़ा देते हो, तो लेंथ बढ़ाने से क्या होता है, उसके अंदर रेजिस्टेंस का अमाउंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट का अमाउंट कम फ्लो करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां से आप ये ले सकते हो, रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, लेंथ पे डिपेंड करता है। दूसरी बात आती है बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि अगर मेरे पास एक वायर है, तो वायर का बेटा ये जो सर्कुलर वाला पार्ट होता है ना, इसे कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये क्या होता है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। क्यों? जैसे बेटा अगर वायर आपकी जो मोटी वायर होगी ना, थिकनेस ज्यादा होगी वायर की, तो उसके अंदर करंट का अमाउंट ज्यादा फ्लो करेगा, तो दैट मींस रेजिस्टेंस लो हो जाएगी। ठीक है, दैट्स गुड। एक होता है बेटा टेम्परेचर। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस जो बड़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे उसके अंदर रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी और करंट का अमाउंट हो जाएगा कम। ठीक, ओके। फोर्थ बेटा फैक्टर आता है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, मतलब कि जो आप वायर यूज कर रहे हो किस क्वालिटी की है, कौन सा उसका मेटेरियल है, कॉपर की है, एल्यूमिनियम की है, गोल्ड की है, सिल्वर की, जो भी आप यूज कर रहे हो उसके हिसाब से आपका रहेगा। ठीक है, तो यहां से बेटा कंक्लूजन को मिलता है, क्या कंक्लूजन मिलता है बेटा, देखिए बेटा ये तो हो गए सारे के सारे फैक्टर्स जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो यहां से कंक्लूजन निकलता है कि जो रेजिस्टेंस हमारी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। तो यहां से अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो मुझे एक फॉर्मूला मिलता है रो एल अपॉन में ए। ठीक है, रो मीन्स होता है यहाँ पर क्या बेटा, ये होता है आर एच ओ। रो ये बताता है रेजिस्टिविटी के बारे में, किसके बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में। और उसकी यूनिट होती है बेटा ओम मीटर होती है, ओम्स मीटर। ठीक है, और लेंथ किस में होता है बेटा, मीटर में होता है, और एरिया किस में होता है बेटा, मीटर स्क्वायर में होता है। तो यहां से जब इसके, और ये किस में होता है बेटा, ओम्स में होता है रेजिस्टेंस। तो यहां से जो हम रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं किसी भी पार्टिकुलर कंडक्ट रेजिस्टर की या कंडक्टर की। ठीक है, ओके। जिसकी जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना कम उसकी कंडक्टिंग पावर होगी, मतलब उतना कम वो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देगा। ठीक रहेगी बात? ठीक है, रेजिस्टिविटी भी बेटा रेजिस्टेंस की तरह ही होती है, ये भी क्या बताता है आपको, उसके बारे में बताता है कितना करंट उसके अंदर से फ्लो हो सकता है। ठीक है, हाँ। और जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी बेटा उतनी कम उसके अंदर कंडक्टिविटी होगी, उतना कम उसके अंदर करंट फ्लो करेगा। क्लियर? ओके, ठीक है बच्चे, ये बात ध्यान रखना आपने। इसीलिए बेटा बोलते हैं ना, जो प्योर मेटल होते हैं आपके, प्योर मेटल्स की अगर बात करें तो इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो लो होती है, बट एलओए की क्या होती है, रेजिस्टिविटी हाई होती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी हाई होती है, इसीलिए एलओएस को बेसिकली हम कहाँ यूज करते हैं बेटा,
आपने देखो ना आपके जो एलॉय जो होते हैं, मेटल्स के जो एलॉय होते हैं, वो मोस्टली या तो फिर आपका उसमें यूज होते हैं, क्या नाम है आपका, हीटर में, आपका ना हीटर, अवन, माइक्रोवेव, आपका आयरन हो गया, ठीक है, यानी प्रेस जिसे कहते हो आप। तो इन सब जगह पे क्या होता है, आपका एलॉय यूज किया जाता है। क्यों? एलॉय की जो कंडक्टिविटी होती है बेटा वो थोड़ी सी लो होती है, रेसिस्टिविटी हाई होती है। और दूसरी बात, वो जल्दी से बेटा क्या नहीं होते, मेल्ट नहीं होते, हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बेटा हाई होता है, इसीलिए इनको हम हीटिंग अप्लायंसेस में यूज किया जाता है। यूज्ड इन हीटिंग अप्लायंसेस, हीटिंग अप्लायंसेस। ठीक है बच्चे, हीटिंग अप्लायंसेस में हम मोस्टली एलॉय यूज करते हैं क्योंकि इनकी रेसिस्टिविटी हाई होती है। दूसरी बात, ये जल्दी से मेल्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई हम एलॉयज का यूज करते हैं फॉर हीटिंग अप्लायंसेस के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी बेटा, एक ये फॉर्मूला भी याद रखना है आपने, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है आपसे। ठीक है, इसके बाद बेटा एक टॉपिक और आता है आपका, वो आता है कि पैरेलल कनेक्शंस और सीरीज कनेक्शंस। देन उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, यानी कि जूस ऑफ हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। चलो, अब जो टॉपिक पढ़ना है हमें वो पढ़ना है सीरीज कनेक्शंस क्या होते हैं और पैरेलल कनेक्शंस कैसे किया जाता है या क्या होता है आपका। देखो, सीरीज का मतलब होता है कि सारे के सारे जो भी आपके कनेक्शंस हैं वो एक ही डायरेक्शंस में कनेक्ट, मतलब एक ही साथ इस तरीके से कनेक्टेड सीरीज में, और पैरेलल में इस तरीके से। ठीक है, और मोस्टली आपके घरों में बेटा पैरेलल कनेक्शंस किया जाता है सो दैट अगर कोई भी एक अप्लायंस अगर खराब होता है, जैसे ये वाला खराब हो गया तो करंट तो आगे जाएगा ही। ठीक है, लेकिन इसमें अगर ये वाला कोई भी खराब हो जाता है, इनके रेजिस्टेंस R1 R2 R3 ले रखे हमने, अगर पहला वाला भी खराब होता है तो बेटा करंट फिर भी फ्लो करेगा। ओके, और सीरीज में जो बेटा हम हाई पावर को और लो पावर वालों को एक साथ नहीं लगा सकते। हो सकता है बेटा कि अगर हीटर है और बल्ब है, क्या हीटर और बल्ब को आप सीरीज में कनेक्शन कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों को जो करंट का अमाउंट चाहिए वो डिफरेंट चाहिए, लेकिन पैरेलल में हो सकता है। समझो बात को। ठीक है, देखो होता है क्या बेटा, सीरीज कनेक्शन में जो करंट का अमाउंट जा रहा है वो सबको सेम दे रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सबके लिए, जितना रिक्वायर्ड उसके अकॉर्डिंग करंट जाता है। ठीक है, देखो सबके अंदर आई नाम का करंट जा रहा है, लेकिन सबकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, अलग अलग होती है, डिपेंड करता है किसके ऊपर, उनकी रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यानी कि जो टोटल करंट की आप बात करेंगे या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, वो क्या होगा बेटा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा यहाँ पर आपका। ठीक है, और V होता है बेटा IR के बराबर। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, इसमें जाएगा I R1 प्लस में I R2 प्लस में I R3। तो देखा जाए बेटा I कॉमन निकल कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि टोटल जो रेजिस्टेंस आपकी आएगी सीरीज में, वो क्या करना है आपने, जस्ट सारी रेजिस्टेंस को आपने ऐड कर देना है। समझ रहे बात? ठीक है, अगर आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको करंट को रोकना है, तो बेटा सीरीज कनेक्शन कर दीजिए सीधा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगी, और मिनिमम के लिए आपको पैरेलल कनेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए बेटा पैरेलल कनेक्शन को प्रीफर किया जाता है ज्यादातर डोमेस्टिक सर्किट में ना, घर के अंदर। ओके, सो दैट अगर कोई एक अप्लायंसेस अगर खराब हो जाता है तो आगे करंट फ्लो करता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या होता है, डिफरेंट अप्लायंसेस को रिक्वायर्ड होता है डिफरेंट अमाउंट में क्या कहते हैं करंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको सीरीज में कनेक्शन नहीं दे सकते। सेम बेटा यहाँ पर भी होगा, अगर आप रेजिस्टेंस निकाले टोटल पोटेंशियल तो बेटा कितना होगा, V होगा, लेकिन करंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, आ जाएगा, लेकिन यहाँ I2 I3 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहां से अगर रेजिस्टेंस निकाली जाएगी तो बेटा कुछ इस तरीके से आएगी आपकी, 1 में R1 प्लस में 1 में R2 प्लस में 1 में R3। जितने रेजिस्टेंस लगे हैं उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे करेक्शन कर सकते हैं। और यहां पर जो आपकी रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, मिनिमम रेजिस्टेंस होगी। मिनिमम रेजिस्टेंस आपकी यहां होगी, तो करंट का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। तो ये था बेटा पैरेलल कनेक्शंस में रेजिस्टेंस निकालने का कॉन्सेप्ट, और ये आपका था सीरीज में कैसे निकालते हैं। डन, परफेक्ट, ओके। अब बेटा इसके बाद आपने सुना होगा कि कुछ अप्लायंसेस हम यूज करते हैं किसके लिए, हीटिंग पर्पस के लिए। जैसे आपने प्रेस देखी है, अवन देखा है, माइक्रोवेव दिखा है ना, इलेक्ट्रिक जो चूल्हा आपके आते हैं ना, जिसे इंडक्शन चूल्हा कहते हैं इसको आप। ठीक है, तो ये सारे के सारे के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किस वजह से प्रोड्यूस होती है। देखो होता है क्या, जब करंट फ्लो करता है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप होती है, रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट एनर्जी को हम यूज कर लेते हैं फॉर हीटिंग, हीटिंग पर्पस के लिए हम यूज कर लेते हैं उसको ना। ठीक है, हाँ,
और वहीं से बेटा आपका एक लॉ आता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या होता है आपका, ये होता है बेटा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इसमें क्या होता है बेटा, अगर आपको हीट एनर्जी निकालनी है तो वो क्या होगा, कैसे निकलेगी बेटा, ऐसे निकलेगी आपकी आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी होगा। ठीक है, मतलब समझ में आया मेरी बात। यानी कि अगर आपको हीट एनर्जी निकलता है आई स्क्वायर इंटू में आर इंटू में टी आपका फॉर्मूला होगा। इसी को हम कहते हैं जूल्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट। यानी कि करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हीट, और टाइम के लिए भी, कितने समय तक आप उसको यूज कर रहे हैं। डन कि नहीं, क्लियर। तो ये तो हो गया बेटा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। और यहां से बेटा आप इलेक्ट्रिक पावर अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है बेटा, मैंने ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं किया, सीधा मुद्दे की बात करें जो जो आपके रिक्वायर्ड है ना। अब बाकी अगर आपको यही चीज अगर आप नोट्स में पढ़ लेंगे ना एक बार, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, रही बात न्यूमेरिकल्स की बेटा, वो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आने वाला हूँ, जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट। ठीक है, और जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपके होते हैं ना, उनकी बात करेंगे। ठीक है, उसमें एनसीईआरटी भी इंक्लूड होंगे, पीवाईबी क्यूज भी होंगे आपके। ओके, और जो इंपॉर्टेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो बेटा इलेक्ट्रिक पावर में बेटा यहाँ पर ना आपको ये क्या करना है, तीन फॉर्मूले बेटा आपको। एक तो होता है V इंटू में आई होता है आपका, एक होता है आपका पावर इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, आई को हम क्या कर सकते हैं V उसका अपन में R हो जाएगा एक, क्योंकि आपको पता है ना बेटा कि जो हमारा आई है वो हो जाता है V अपन में R हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ करते हैं। एक हमारे ये हो सकता है बेटा क्या, आई स्क्वायर आर हो सकता है, क्योंकि आपको पता है बेटा जो V हमारा होता है वो आई आर के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, तो पावर का मतलब होता है कितना अमाउंट में पावर जो आपकी है किसी भी क्या नाम है आपके उसके अंदर अप्लायंसेस की। तो पावर की यूनिट बेटा क्या होती है, ये वोट होती है, इसको हम लिखते हैं W से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके। पावर मींस वर्क डन, कितना वर्क कर रहा है वो आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कितने समय में। ठीक है, तो इस तरीके से आप पावर को फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर बेटा एक चीज और है, आपको अगर एनर्जी निकालनी है ना, आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला भी बेटा ये होता है, पावर को आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर आपको घर में बताना है कितना यूनिट आपका बिल आ रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है बेटा, एनर्जी निकालना है इस तरीके से ना। तो पावर को बेटा आप किलोवाट में ले लीजिए और टाइम को आप आर में ले लीजिए, तो इसका मतलब 1 kWh जो एनर्जी आपकी है दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट के इक्वल हो जाएगी। और इसको बेटा हम ऐसे ले सकते हैं, 1 किलोवाट में 1000 वोट होता है और एक आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो ये बन जाएगा आपका 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। इतनी एनर्जी जो है बेटा 1 किलोवाट पावर में होती है, यानी कि 1 यूनिट में होती है। ओके, तो आई होप बेटा आपको ये जो कॉन्सेप्ट था थ्योरेटिकल वाला पार्ट सारा समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, और नोट्स आप पढ़ लेंगे तो आपको वेल एंड गुड हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में बेटा आपको हम न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा एक बात और बेटा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आप चाहते हैं कि सर आप इसी तरीके से सभी चैप्टर्स को भी एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं जल्द ही आपको जो है सभी चैप्टर्स इस तरीके से प्रोवाइड कर दूंगा शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, सो दैट आपको जो कॉन्सेप्ट वो बारीकी से क्लियर हो जाए। ओके, डन, परफेक्ट, दैट्स गुड। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।